ट्वेल्थ के क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में पढ़े थे। हमने विभिन्न तरह का एग्जांपल्स दिया था आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकाला जाता है वो सारा व्यवस्था हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है शुरू करते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ऑर्डर आप पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से बता दिया हमने कि ऑर्डर क्या है। मॉलिक्यूलरिटी भी आपको बता दिया गया है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है रिएक्शन का। लेकिन जो भी हमने बताया है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए किया था। आपको याद हो कि हमने कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होगा, जिसको सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल होता है। आप रिएक्शन में कोफिशिएंट को देख लें और कोफिशिएंट उसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। लेकिन आपको याद हो, ये भी बताया था कि अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी जो है उसका कोई मीनिंग क्या रहता है, नहीं रहता है। और ऐसा इसलिए है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। और वो जितने स्टेप में होगा, मान लीजिए 3 स्टेप्स का है, 2 स्टेप का है, तो जितने स्टेप में है हर एक स्टेप का अलग अलग क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी होगा। लेकिन अगर ऑर्डर का बात करें हम, तो रिएक्शन चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ऑर्डर हमेशा रेट लॉ से निकलेगा एक्सपेरिमेंटली। हाँ, एक अंतर ये है कि सिंपल रिएक्शन के केस में क्योंकि रिएक्शन सिंगल स्टेप का होता है, इसलिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाता है। लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उस केस में इस रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स होंगे उस सब का मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगा, अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी निकलेगा सबका, लेकिन ऑर्डर उसका एक ही जगह से निकलेगा और वो है स्लोएस्ट स्टेप से। इसलिए आज सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये आखिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ये जो हम लोग इसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी वगैरह लिखेंगे वो किस तरह से कैसे प्रोसीड होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबसे पहले इस एक टर्म है उसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये मैकेनिज्म का कंसेप्ट केवल किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। सिंपल रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल रिएक्शन एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने स्टेप में होता है, अगर 3 स्टेप का रिएक्शन है तो तीनों स्टेप मिलाकर वो मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं उसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है वो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म। मतलब आप इसको लिख सकते हैं द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ various steps through which reactant is converted into product is called mechanism of that reaction। मतलब किसी रिएक्शन में उसके जितने भी स्टेप्स हैं, इन सबों को एक साथ अगर आप देखें तो ये जितने भी स्टेप्स हैं सबको एक साथ जब लिखेंगे आप तो वो उसके मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि ये कंसेप्ट केवल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए है, सिंपल रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये जो मैकेनिज्म होगा इसमें मान लीजिए कि अगर 2 स्टेप का कोई रिएक्शन है
तो निश्चित रूप से कोई एक ऐसा स्टेप भी होगा जो बहुत स्लो होगा और जो रिएक्शन के ओवरऑल रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं उसमें से एक कोई स्टेप ऐसा होता है जो रिएक्शन के ओवरऑल रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उस स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी एक नया टर्म है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में RDS। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जो रिएक्शन के ओवरऑल रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, द स्लोएस्ट स्टेप, the slowest step of a reaction mechanism which decides or controls the overall rate of a complex reaction is called rate determining step, rate determining step। मतलब the slowest step, slowest step का मतलब क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं जिसमें वो सबसे स्लो, धीमा हो। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म व्हिच डिसाइड्स और कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। या आप ये भी कह सकते हैं कि द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन मैकेनिज्म व्हिच डिसाइड्स और कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, द रेट the rate determining step is the slowest step of a mechanism which decides or controls the overall rate of that reaction, overall rate of that reaction। मतलब विभिन्न स्टेप्स में से जो सबसे धीमा स्टेप होगा किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो कहलाएगा रेट डिटरमाइन स्टेप। अब अगर कोई पूछे कि स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो उसको आप समझिए। पहले इसको देख ले, ये क्या हमने लिखा है, दोनों को डिफाइन कर दिया गया है। मैकेनिज्म का मतलब द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स थ्रू विच ए रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू क्या, प्रोडक्ट। मतलब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितने स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। और ये जो मैकेनिज्म है इसमें जो सबसे धीमा स्टेप होगा जो रिएक्शन के ओवरऑल रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, दैट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और RDS। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, ध्यान से। मान लो कि कोई साइकिल निर्माता कंपनी है, मान लीजिए कोई साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो निश्चित रूप से उसमें विभिन्न प्रकार के उसके पार्ट्स का क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा। जैसे पेडल होगा, मान लीजिए रिम्स होगा, मान लीजिए कि सीट होगा, मान लीजिए कि फ्रेम होगा। मान लो कि अगर कोई साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी ये अगर मान लीजिए कि रिम बना रहा है, ये पैडल भी बना रहा है, ये आपको सीट्स भी बना रहा है,
या अगर आप करें तो फ्रेम भी बना रहा है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ इससे सब क्या हो रहा है, बन रहा है, सर्किल बन रहा है। मान लीजिए रिंग जो है वो अगर 100 पर डे, पैडल मान लीजिए कि 200 पर डे बन रहा है, सीट्स मान लीजिए कि 300 पर डे बन रहा है, और फ्रेम मान लो कि 400 पर डे बन रहा है। मान लीजिए कि ये जो कंपनी है वो एक दिन में 400 फ्रेम तैयार कर रही है, 300 जो है सीट्स तैयार कर रही है, 200 पैडल बना रही है, और रिंग 100 बना रही है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि यह जो कंपनी है वो प्रत्येक दिन कितना साइकिल तैयार कर रहा है, मतलब कि आखिर कितने साइकिल्स को वो तैयार करके दे देता है, एक्सपोर्ट करता है, तो क्या होगा, रिम 100 पर डे बन रहा है इसका। भले ही आपका फ्रेम 400 पर डे बन रहा है, 400 फ्रेम तो तैयार हो जाएगा, लेकिन रिम तो केवल 100 ही तैयार हो रहा है। तो इस स्थिति में अगर कोई पूछे कि बताओ ये कंपनी एक दिन में कितना साइकिल मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो ये कंपनी मैक्सिमम 100 साइकिल क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे धीमा प्रक्रिया जो है वो रिम बनने का है। तो जब तक ये रिम 100 नहीं तैयार होगा तब तक वो कंपनी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हैंड ओवर क्या करेगा, नहीं करेगा। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कि इतने सारे जो पार्ट्स हैं साइकिल का, उसमें सबसे धीमा रेट किसका है बनने का, तो ये रिम का है। इसलिए ये जो रिम का मैन्युफैक्चरिंग है ये डिसाइड करेगा कि कंपनी कितने साइकिल्स को क्या करता है, तैयार करता है। मतलब ये डिसाइड फ्रेम नहीं करेगा, ये डिसीजन सीट भी नहीं करेगा, ये डिसीजन पैडल नहीं करेगा, तो ये डिसीजन कौन करेगा, रिम। क्योंकि सबसे धीमा प्रक्रिया किसके मैन्युफैक्चर का है, तो रिम का। सो रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल पर डे डिसाइडेड बाय द क्या, या डिपेंड्स अपॉन द rate, depends upon the manufacture of ring per day। मतलब रिंग कितना तैयार होगा ये डिसाइड करेगा कि आखिर कितने साइकिल्स एक दिन में क्या होंगे, तैयार होंगे। आप फ्रेम आप 400 तैयार कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 400 साइकिल तैयार हो जाएगा। साइकिल तो तब तक तैयार नहीं माना जाएगा जब तक कि रिंग का प्रक्रिया क्या हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। इसीलिए अगर कोई पूछे कि बताओ कि इस पूरे स्टेप्स में ये सबसे स्लो वाला स्टेप कौन है, क्या बनना है, तो रिंग का तैयार होना, और यही डिसाइड करेगा इस साइकिल के रेट ऑफ मैन्युफैक्चर का। तो रेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ दिस साइकिल प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन क्या, द प्रोडक्शन ऑफ रिंग। सो ये प्रोडक्शन डिसाइड करेगा ओवरऑल क्या, मैन्युफैक्चरिंग रेट ऑफ साइकिल। ठीक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा ही होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसमें से जब तक वो स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कंप्लीट माना नहीं जाता है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस स्लोएस्ट स्टेप से फास्ट क्या होगा, नहीं होगा। मतलब जब तक वो स्लोएस्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होता है आप ये नहीं मान सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, इसलिए अगर कोई पूछे कि बताओ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आखिर जो विभिन्न स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे जो धीमा स्टेप है उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS। इसलिए ये बताना जरूरी था आप लोग को कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आखिर RDS स्लोएस्ट स्टेप ही क्यों होता है। तो आपको हमने बता दिया कि स्लोएस्ट स्टेप जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्लीट क्या होगा, नहीं माना जाएगा। इसलिए किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे धीमा स्टेप जो है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप एक दो चीज और याद इसमें रखिएगा कि मान लीजिए कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग चूंकि नहीं होता है, तो हो सकता है कि हर एक स्टेप का आपको अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा, ये मॉलिक्युलरिटी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑर्डर का बात कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा वो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके द्वारा निकलता है। इस बात को अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं
rate law of a complex reaction is given by the rate determining step, मतलब RDS। फिर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, the order of a complex reaction is given by the slowest step, that is rate determining step। मॉलिक्युलरिटी का जहां तक बात है तो मॉलिक्युलरिटी हर एक स्टेप का क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे आपको एक रिएक्शन हम देते हैं, ध्यान से इस रिएक्शन को देखिए। मान लीजिए एक रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गया आपका। मान लीजिए अगर कोई पूछता है आपसे कि बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या अभी आप बता सकते हो? ये नहीं बताया जा सकता है। क्यों नहीं बताया जाएगा? तो ऑर्डर निकलता है एक्सपेरिमेंट से, उसके स्लोएस्ट स्टेप से, और आपको तो स्टेप मालूम ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्टेप दे दे, इसके अगर मान लीजिए कि 2 स्टेप्स हैं, दोनों स्टेप आपको हम लिख दें और तब आपसे पूछें कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, तो वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब भी होगा तो उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, एक्सपेरिमेंटली वहां से क्या होगा, वेरीफाई होगा। मान लीजिए कि यह रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है, आपका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जो है, एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रिवील्स that this is a second order reaction। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कहता है कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये सारा काम तो एक्सपेरिमेंट से ही होगा। रेट लॉ, रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज experimentally given as, मान लिया कि हमने इसका रेट लॉ आपको दे दिया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 टू द पावर कितना 1 एंड F2 टू द पावर 1, और R बराबर K इंटू NO2 इंटू क्या F2। तो ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि इसका ये रेट लॉ है, देख लीजिए ध्यान से। अब रेट लॉ आपको दे दिया है, और आपको अभी अभी हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ जब भी लिखा जाता है तो कहाँ से, तो उसके स्लोएस्ट स्टेप्स लिखा था कि रेट लॉ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग स्लोएस्ट स्टेप भी कहते हैं। और ऑर्डर भी कहाँ से निकलेगा, तो स्लोएस्ट स्टेप दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो इतना तो तय हो गया कि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा उसमें जरूर एक ऐसा स्टेप है जिसमें NO2 का मॉलिक्यूल एक होगा और F2 का मॉलिक्यूल एक होगा, जो आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा। अब इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म हम लिखना चाहें, ध्यान से, नाउ the mechanism of this complex reaction can be proposed as, एक चीज अभी ध्यान रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है एक जस्ट वो इमेजिनेशन है, जो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, वो डिराइव किया जाता है, लिखा जाता है। तो एक रिएक्शन का एक से ज़्यादा मैकेनिज्म भी हो सकता है, इसलिए ये जो मैकेनिज्म लिखा जाता है वो जस्ट एक क्या है,
वो एक तरह का क्या है, एक साइंटिफिक जो है वो एजम्पशन है जिसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है, वेरीफाई किया गया है। इसलिए एक ही रिएक्शन का एक से ज़्यादा प्रोबेबल मैकेनिज्म हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक मैकेनिज्म इसका प्रपोज हम कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली प्रपोज किया जा रहा है। ये जो भी हम कुछ करेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो 2 स्टेप में अगर इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, मान लीजिए कि स्टेप 1, सीखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए कि रेट लॉ जो है सो आपका क्या किया गया है, लिख दिया गया है। मतलब रेट लॉ में एक मॉलिक्यूल NO2 का है और एक मॉलिक्यूल F2 का है। आप मैकेनिज्म जब भी लिखें तो एक चीज सिखा देते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट साइड में बनना क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी आपका मैकेनिज्म वहाँ सही हो पाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए कि 2 मॉलिक्यूल किसका है, NO2 का है, एक मॉलिक्यूल F2 का है और NO2F का कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। इसके रेट लॉ में देखिए NO2 में केवल एक ही है और F2 में एक है। तो ये रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहता है कि 2 इसका है और 1 इसका है। तो नियम के हिसाब से इसका जो है 3 ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये नहीं निकलता, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो यहाँ पर इसका हो गया 1 पावर एंड 1 पावर, मतलब ये रिएक्शन हो गया सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ कोएफिशिएंट कुछ कह रहा है और यहाँ पावर कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये तो क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्डर कुछ हो रहा है जबकि कोएफिशिएंट इसका कुछ दिया जा रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो पहला स्टेप में मान लीजिए कि पहला ही स्टेप हम RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेते हैं, स्लोएस्ट स्टेप अगर होता है इसका। तो एक मॉलिक्यूल किसका है, NO2 का है। गौर से देखिए इसको, 1 मॉलिक्यूल NO2 प्लस और दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, फ्लोरीन का है, F2। क्लियर। अब यहाँ गौर से देखिए, ये तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपने लिख दिया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट है क्या, तो NO2F है, 2 मॉलिक्यूल है। तो 2 मॉलिक्यूल NO2F तो यहाँ पर नहीं तैयार हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन तो एक ही है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2F। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन यहाँ 2 है, फ्लोरीन यहाँ 1 है, एक फ्लोरीन बच गया प्लस F, ये हो गया फ्लोरीन। चलिए मान लीजिए ये हो गया आपको स्टेप 1 स्लो स्टेप। ये क्या हो गया, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप है इसलिए ये हो जाएगा RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दूसरा स्टेप इसका अगर हम लिखें, ध्यान से देखिए, स्टेप 2। अब यहाँ ये रिएक्शन हमने क्या दिया था, 2NO2 प्लस F2। NO2 का कितना मॉलिक्यूल्स था रिएक्टेंट साइड में, 2 में से एक मॉलिक्यूल हमने खर्चा कर लिया, कितना बच गया, 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल NO2 का बचा हुआ है, NO2 प्लस। फ्लोरीन का दोनों मॉलिक्यूल हमने खपत कर लिया है पहले ये स्टेप में। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए, ये जो F है फ्लोरीन एटम के फॉर्म में है। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि बताओ ये जो फ्लोरीन है वो ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर है, F नहीं है। इसका मतलब है कि ये इस ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये इस स्टेप में क्या हो रहा है, बन रहा है। तो दूसरे स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, कंज्यूम कर देंगे, क्योंकि अगर इसको कंज्यूम नहीं कीजिएगा तो ये फिर फाइनल जो नेट रिएक्शन होगा उसमें आ जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेट रिएक्शन में ये कहीं पर भी क्या है, नहीं है, इसलिए इसका यहाँ से हटना क्या है, जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लोरीन यहाँ पर बना है, अब इसको हम यहाँ पर खपत करेंगे और इस दोनों को मिलाकर एक मॉलिक्यूल और तैयार कर लेंगे। देख लीजिए आप लोग दिस। अब इस दोनों स्टेप को क्या करिए, जोड़िए, ये हो गया फास्ट स्टेप। दोनों स्टेप को जोड़ दीजिए। यहाँ देख लीजिए फ्लोरीन यहाँ पर बना है और यहाँ पर खपत हुआ है, मतलब इसका यहाँ से हटना क्या है, जरूरी है। तो इसको हमने क्या किया, हटा दिया। ये जो देख रहे हैं आप फ्लोरीन जो पहले स्टेप में बना है और दूसरे स्टेप में खपत हुआ है,
इसको कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब एक ऐसा स्पेसीज जो किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के एक स्टेप में बनता हो और उसके सब्सिक्वेंट स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या हो, खपत हो जाए, कंज्यूम हो जाए, ऐसे स्पेसीज का नाम रखा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। याद रखिएगा। तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए, ये आएगा 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये आपको 2 स्टेप का मैकेनिज्म हो गया। आपको जब एग्जाम में देगा तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, रेट लॉ क्या होगा, ये सब कुछ पूछा जाता है। सामान्यतः एग्जाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, कभी कभी क्या करेगा कि आपको रिएक्शन दे देगा, रेट लॉ भी दे देगा और कहेगा कि इसका मैकेनिज्म उनको लिख के क्या करिए, दिखाइए। तो वो इंटरमीडिएट में नहीं पूछता है, वो आपको नीट और मेंस के एग्जाम में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में दे दे कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको वहाँ पर दे देगा। तो आपको वहाँ कैसे डील करना है वो आपको हम सिखा रहे हैं कि मैकेनिज्म जब लिखने की बारी आ जाए तो उस केस में आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को देखकर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए 2 मॉलिक्यूल था NO2 का, 1 मॉलिक्यूल F2 का था, लेकिन इसका जो रेट लॉ है उसमें एक ही मॉलिक्यूल NO2 का है। तो यहाँ पर जो हम पहला स्टेप से शुरू करेंगे, जो स्लो स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल NO2 का देंगे, 1 मॉलिक्यूल, चूंकि आपका जो रेट लॉ है उसमें भी एक ही मॉलिक्यूल है और फ्लोरीन भी यहाँ पर एक है, तो फ्लोरीन भी यहाँ पर एक ही लेंगे हम। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम यहाँ शुरू करेंगे तो वो किससे, रेट लॉ का जो स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि रेट लॉ स्लोएस्ट स्टेप से आता है, तो स्लोएस्ट स्टेप का हम पहला यहाँ पर लिखे हैं NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F। ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में ये कहीं पर क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब यहाँ से अगर कोई पूछे कि बताओ कि स्टेप 1 देख लो, स्टेप 1 इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर हमेशा कहाँ से निकलेगा, स्लोएस्ट स्टेप से। फास्ट स्टेप से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो स्लो स्टेप देख लीजिए, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यही रेट लॉ भी कह रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। देखते चलिए। उसके बाद स्टेप 1 मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 1 बराबर, स्टेप 1 का पहले मॉलिक्यूलरिटी देखिए, 1 और 1 2, 1 + 1 = 2 बाई मॉलिक्यूलर। उसके बाद स्टेप 2 पर आइए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 2 बराबर कितना, 1 + 1, 1 + 1 = 2। ये भी क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब RDS। तो RDS क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट हो गया इसका क्या, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि यह जो रिएक्शन है इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, तो ओवरऑल ऑर्डर भी 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखो कि दोनों ही स्टेप क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, और स्टेप 1 का जो मॉलिक्यूलरिटी है RDS है, वो स्टेप 1 का मॉलिक्यूलरिटी कितना, 2, और स्टेप 1 का ऑर्डर भी कितना आ रहा है, 2। क्योंकि ऑर्डर हमेशा कहाँ से निकलेगा, स्लोएस्ट स्टेप से। इसलिए कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वही रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं उसमें स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, स्लोएस्ट स्टेप का, वो रिएक्शन के ओवरऑल ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। और ये बात हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में जो डिफरेंस बताया था उस दिन भी जिक्र किया था कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग स्टेप का अलग अलग होगा, लेकिन ऑर्डर उसका एक ही जगह से निकलता है और वह स्लोएस्ट स्टेप से।
इसलिए स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी होगा वो उसके ऑर्डर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ, फास्ट स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी होगा वो उस ऑर्डर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी होगा निश्चित रूप से उसके ओवरऑल ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का क्या था, मैकेनिज्म। इस दोनों स्टेप को एक साथ हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और इस मैकेनिज्म से आपको ऑर्डर निकल गया, मॉलिक्युलरिटी स्टेप 1 का हो गया, मॉलिक्युलरिटी स्टेप 2 का भी निकल गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी आ गया। ये सारा का सारा हिसाब किताब आपको कहाँ से आ गया है, दिस मैकेनिज्म। तो एक तरह का सवाल ये देता है कि आपको मैकेनिज्म दे देगा और कहेगा ऑर्डर निकालो, मॉलिक्युलरिटी निकालो, आरडीएस क्या है वो बताओ। और कभी कभी क्या करेगा आपको कि केवल रेट लॉ दे देगा और कहेगा हमको एक मैकेनिज्म लिख के क्या करो दिखाओ। दोनों काम आसान है, सीखना चाहिएगा तो दोनों से सीख सकते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये रहा रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, ये रहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट कहता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन reveals that it is a first order reaction। मतलब ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। आप कोफिशिएंट देख लीजिए, यहाँ 2 है, कोफिशिएंट 2 है और एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ऑर्डर कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंट कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन N2O5 टू द पावर 1। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 1, जबकि कोफिशिएंट कितना है, 2। तो ये देखकर भी आप कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू N2O5 कंसंट्रेशन टू द पावर 1। अब अगर कोई कहे कि बताओ इसका मैकेनिज्म, 2 स्टेप का मैकेनिज्म जो है लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले ये देखो कि तुमको रेट लॉ दे दिया है। रेट लॉ दे दिया मतलब स्लोएस्ट स्टेप का ये आपको मॉलिक्यूल्स का संख्या जो है वो दे दिया। तो हम लोग स्टेप 1 से अगर शुरू करें, स्टेप 1 से, तो पहला स्टेप में कितना मॉलिक्यूल N2O5 का होगा, N2O5 का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर N2O5 गिव्स, अब ये N2O5 है, ये यहाँ 2 था लेकिन स्लो स्टेप में तो एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग कितना लिए हैं, एक मॉलिक्यूल N2O5। अब यहाँ इसको हम तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब प्रोडक्ट साइड में देखो कितना NO2 है, 4NO2 भी है और एक मोल क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी O2। तो हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये N2O5 गिव्स NO2, एक मॉलिक्यूल NO2 का दिया डिकम्पोज होकर, अब प्लस NO3। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 2 था, तो अगर हम NO2 के साथ O2 दे देते हैं तब तो फिर नाइट्रोजन यहाँ पर एक ही रह जाएगा, इधर 2 है, बैलेंस नहीं रहेगा ये। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 2 स्टेप हैं तो दोनों स्टेप क्या है, एलिमेंट्री होगा, दोनों स्टेप सिंपल होगा और दोनों रिएक्शन बैलेंस रहेगा। इसलिए N2O5 डिकम्पोज होगा तो एक मॉलिक्यूल NO2 का लिए हम और एक मॉलिक्यूल हम NO3 का लिए आए हैं, जो कि ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर क्या है, नहीं है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जरूर ये रिएक्शन क्या होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम यहाँ से 2 मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल हमने क्या किया, खपत कर लिया, स्लोएस्ट स्टेप, ये हो गया आपको स्लो स्टेप। इसको हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही डिसाइड करेगा कि यह रिएक्शन ओवरऑल कितने ऑर्डर का होगा या किसका, इसका रेट ओवरऑल क्या हो जाएगा। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर एक NO2 बना है, अभी भी 3 मोल
बनना जरूरी है इसका, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर O2 जो है अभी तक आया नहीं है। यहाँ N2O5 दो मॉलिक्यूल था, एक हमने खपत कर लिया पहले स्टेप में, तो बच कितना गया? एक। तो ये रहा आपका एक मॉलिक्यूल N2O5, ठीक। अब प्लस NO3 तो कहीं पर नहीं है ओवरऑल स्टेप, ओवरऑल रिएक्शन में, तो इसका यहाँ से हटना क्या है? जरूरी है। इसको हटाने के लिए हम लोग इसको एक बार पहले बनाए हैं और फिर इसको यहाँ पर हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो खपत होगा, ये दोनों अब मिलकर क्या करेगा? आप इधर देख लीजिए, NO2 कितना बनना जरूरी है? 4 मोल। और कितना बना अभी तक? 1 मोल। तो बच गया, तो 3 मोल NO2 बनेगा। और ऑक्सीजन कहीं पर अभी तक आया नहीं है, O2 कहीं तक आया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं O2। अब देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। N2 2, यहाँ पर 2 और 1 कितना? 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 5 और 3 8, 3 दूना 6 और 2 8, रिएक्शन बैलेंस। ये हो गया आपका फास्ट। देखो ध्यान से, ये जो दोनों ही स्टेप है ये है एलिमेंट्री। ये क्या है? एलिमेंट्री स्टेप, या ये सिंपल स्टेप, सिंपल रिएक्शन। और हर एक स्टेप का अपना अपना क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी होता है। अब यहाँ गौर से देखो, इस दोनों रिएक्शन को अगर तुम ऐड करते हो तो NO3 is just reaction intermediate which is formed in the first step and consumed in the second step. So this must be removed. इसको यहाँ से हटा देना है आपको। तो ये कितना आ जाएगा? 2N2O5 gives कितना आ जाएगा? ये 3 और 1 4, 4NO2 प्लस O2। ये आपका हो गया ओवरऑल। अब इसमें देखिए कहीं पर NO3 है? नहीं है, इसलिए इस स्पेसीज का नाम रखा गया है रिएक्शन का इंटरमीडिएट, स्पेसीज व्हिच इज फॉर्म इन वन स्टेप एंड लेटर ऑन कंज्यूम्ड इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। अब अगर यहाँ से कोई पूछे कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? देख लीजिए, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये बताइए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कहाँ से निकलता है? तो स्लोएस्ट स्टेप या RDS से। तो स्लोएस्ट स्टेप में कितना मॉलिक्यूल है? तो 1, इसलिए 1। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। चलिए, उसके बाद हम मॉलिक्यूलरिटी आते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का मॉलिक्यूलरिटी बताइए। स्टेप 1 का मॉलिक्यूलरिटी, स्टेप 1 में कितना है? एक ही मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, 1 यूनिमॉलिक्यूलर ना। चलिए, उसके बाद दूसरे स्टेप पर आ जाइए। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 पर आइए, कितना मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहा था? 2। 1 + 1 = 2 बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर? चलिए, उसके बाद रिएक्शन का इंटरमीडिएट बताइए। इस पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? तो NO3। तो यहाँ लिखेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन? तो NO3। एंड RDS क्या हो जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो जाएगा? तो स्टेप 1। एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लें कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्लोएस्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप ही होगा। हाँ, मैक्सिमम जो रिएक्शन जो आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है वो पहला स्टेप क्या रहता है? स्लो। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि हमेशा स्लोएस्ट स्टेप जो है सो फर्स्ट स्टेप ही होगा, ये दिमाग में नहीं रखेंगे। हम जो भी एग्जांपल दे रहे हैं वो वैसे रिएक्शंस हैं जिसके पहले स्टेप्स क्या हैं? स्लो है मैकेनिज्म। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी। अब यहाँ गौर से देखो, बार बार हम कह रहे हैं एक चीज कि ये पहला स्टेप क्या था इसका? स्लोएस्ट स्टेप RDS। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर निकला है, और ये जो फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जबकि दूसरे स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। इसका मतलब हो गया, ये ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप मतलब RDS इज इक्वल टू
the order, overall order of क्या मतलब रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो स्लोएस्ट स्टेप के मॉलिक्यूलरिटी के बराबर हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ, यह रिएक्शन भी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। ये दोनों जब जुड़ेगा तब यह जो रिएक्शन हो गया दैट इज द नेट रिएक्शन। ये जो नेट रिएक्शन हो रहा है, नेट रिएक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स, जबकि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों क्या है, सिंपल। याद रखिए ये दोनों रिएक्शन है सिंपल, इसको जोड़ने के बाद यह जो आ गया कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पूरा जो डिटेल आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, दिस डिटेल डिस्क्रिप्शन, दिस इज नोन एज मैकेनिज्म। यही कहलाता है रिएक्शन का क्या, मैकेनिज्म। मतलब जिन स्टेप्स से होकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, इन स्टेप्स को जब एक साथ हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ क्या, रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन हो गया। अब मान लो कि अगर कोई आपको रिएक्शन दे दे, रिएक्शन अगर दे दे आपको मान लीजिए, और तब आपसे पूछे कि बताओ कि क्या इसका तुम स्टेप्स लिख सकते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर कोई आपको दे दिया, वैसे तो प्राय आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप्स को देकर और तब आपसे पूछेगा ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर नीट या मेंस में अगर कहीं पर ये दे देता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसका ये रेट, इसका जो है ये रेट लॉ है, इसके मैकेनिज्म को लिखें 2 स्टेप में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी मैकेनिज्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैकेनिज्म आपको उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ही बनाना पड़ेगा। हाँ, एक याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में एक ऐसा भी स्पेसीज आता है जो पहले स्टेप में बनता है और उसके सब्सिक्वेंट स्टेप में क्या होता है, खपत होता है, और ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही स्पेसीज का नाम जो है सो रखा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यह ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप्स लिखेंगे उसमें एक न एक ऐसा स्पेसीज होगा जो किसी एक स्टेप में बनेगा और दूसरे स्टेप में क्या होगा, खपत होगा। ऐसे स्पेसीज का नाम रखा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमने आज जो आपको बताया है वो इसलिए, ऐसा नहीं है कि आपको मैकेनिज्म दे देगा लिखने के लिए, नहीं। प्राय जो है जो क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट में देता है उसमें आपको सिंपल रिएक्शन पर ही क्वेश्चन देता है। इन केस अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया, रेट लॉ दे दिया और कहेगा मैकेनिज्म थोड़ा लिख के दिखाओ, तो कोशिश कर सकते हैं आप कि उसका एक मैकेनिज्म छोटा सा बना के। अगर मान लीजिए कि रेट लॉ नहीं देकर आपको स्टेप्स ही दे दिया और तब कहता है कि हमको रेट लॉ लिख कर दिखाओ, मान लो कि ये रिएक्शन का 2 स्टेप दे देता है और कहता है कि इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो क्या आप रेट लॉ भी लिख सकते हो? रेट लॉ कहाँ से लिखेंगे हम लोग? तो स्लोएस्ट स्टेप से। और स्लोएस्ट स्टेप तो लिख दिया कि स्लो स्टेप है, तो क्या रेट लॉ भी लिखाएगा? यहाँ से क्या लिखाएगा रेट लॉ इसका? R बराबर K। रेट लॉ में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर स्टेप 1 में? तो 1 N2O5 to the power 1, दिस इज द रेट लॉ। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको मैकेनिज्म दे दिया, स्टेप्स दे दिया और तब कह रहा है रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ कहाँ से लिखना है? दैट इज फ्रॉम दी स्लोएस्ट स्टेप। अब वो स्लोएस्ट स्टेप 1 हो या सेकेंड हो, लेकिन जब भी रेट लॉ लिखाएगा दैट इज फ्रॉम दी स्लोएस्ट स्टेप। ऑर्डर भी जब भी लिखाएगा तो कहाँ से? स्लोएस्ट स्टेप से, क्योंकि ऑर्डर तो रेट लॉ से लिखाता है और रेट लॉ लिखाता है किससे? स्लोएस्ट स्टेप से यहाँ से। इसलिए ऑर्डर और रेट लॉ दोनों ही लिखाएगा किसके द्वारा? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द क्या, मैकेनिज्म। इसलिए ये बता दिए आपको कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह से मिले तोड़ के दे दे मैकेनिज्म और आपसे पूछे कि इसका रेट लॉ लिखो, तो देख कर रेट लॉ लिख लेना। अगर मान लो कि रेट लॉ दे दिया और तब कहता है कि इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाओ, तो आप रेट लॉ जो स्लोएस्ट स्टेप है वहां से शुरू करेंगे आप, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको इंटर में लिखने के लिए नहीं देता है, बार बार कह रहे हैं कि उसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन सीखना जरूरी है। इनकेस आगे अगर हायर एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछ लेता है तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे तो सवाल बन जाएगा। इसलिए सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो 2 तरीका से, एक मैकेनिज्म आपको देकर और कहेगा कि रेट लॉ निकालो, ऑर्डर निकालो, मॉलिक्यूलरिटी निकालो, और दूसरा रिएक्शन दे देगा, रेट लॉ दे देगा और तब आपको कहेगा कि हमको मैकेनिज्म लिखकर क्या करो, दिखाओ। हाँ, इतना ये बता देगा कि पहला स्टेप स्लो है या दूसरा स्टेप स्लो है, उसको देखकर उसको समझकर आप आगे मैकेनिज्म क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो।
इसको कोशिश करिएगा आप लोग कि थोड़ा बहुत जो है सो समझ में आ जाए। वैसे मैकेनिज्म ही देकर आपसे पूछता है ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी, तो वो तो आसान है कि RDS जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहाँ से ऑर्डर निकल जाएगा, वहीं से रेट लॉ भी निकलता है। मॉलिक्युलरिटी जो है दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही स्टेप का क्या होगा अलग अलग। जैसे इस रिएक्शन स्टेप 1 का मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया 1, जबकि दूसरे का कितना हो गया 2। लेकिन ऑर्डर हमेशा कहाँ से निकलेगा, तो स्लोएस्ट स्टेप दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो दिमाग में रख लेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर हमेशा निकलता है किससे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से या स्लोएस्ट स्टेप से, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो है हर एक स्टेप का क्या हो, अलग अलग हो जाएगा। ये हमने आपको आज बता दिया है। इसका कुछ जो है एक दो कुछ एग्जाम्पल हम अगले क्लास में भी देंगे आपको, और उस दिन फिर से बताएंगे आपको कि कैसे कोशिश करना है मैकेनिज्म लिखने का। इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और कॉपी में इसको लिख लेंगे, असाइनमेंट को जो है लिख ही लिए होइएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको ये समझाने का कि अगर मान लीजिए कि स्लोएस्ट स्टेप पहला स्टेप नहीं होकर दूसरा स्टेप अगर आ जाए, या मान लीजिए कि अगर कोई रेट लॉ है उसमें अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट अगर आ गया, रेट लॉ में रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो उस केस में कैसे बनाएंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे बता देंगे। इसको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। थैंक्स।